नमस्कार प्यारे बच्चों। एडुटेकन की भूगोल की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी किताब का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय 4, जिसका नाम है मानचित्र। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम मानचित्रों की दुनिया को अच्छे से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि ग्लोब और मानचित्र में आखिर फर्क क्या है, मानचित्र कितनी तरह के होते हैं और वो कौन सी 3 सबसे जरूरी चीजें हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, जिनके बिना कोई भी मानचित्र अधूरा है। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि रेखाचित्र और खाका क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा था। ग्लोब बहुत काम की चीज है, लेकिन ये तब सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जब हम पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं। पर ग्लोब की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। अब जरा सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपने देश भारत के बारे में पढ़ना हो, या फिर सिर्फ अपने राज्य या अपने शहर या गांव को पास से देखना हो, तो क्या ग्लोब हमारी ज्यादा मदद कर पाएगा? नहीं, ऐसी स्थिति में ग्लोब ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होता और बस यहीं पर मानचित्र हमारे काम आते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मानचित्र आखिर होता क्या है? चलिए, आपकी किताब में जो परिभाषा दी गई है उसे ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब इस परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। इसमें 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है पैमाना और दूसरा है चपटी सतह। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। अब किसी गोल सतह को पूरी तरह से चपटा करना तो संभव है नहीं, इसीलिए हम पैमाने की मदद से इसे कागज जैसी चपटी सतह पर दिखाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि मानचित्र क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, हर मानचित्र एक अलग उद्देश्य से बनाया जाता है और हमें एक अलग तरह की जानकारी देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक मानचित्रों की। देखिए, भौतिक शब्द का मतलब ही होता है प्राकृतिक। तो ये वो मानचित्र हैं जो हमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों के बारे में बताते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर। आपकी किताब में ये भी बताया गया है कि इन्हें उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे प्रकार के मानचित्र होते हैं राजनीतिक मानचित्र। यह हमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और दुनिया के अलग अलग देशों और उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। जब आप अपनी किताब में भारत का नक्शा देखते हैं ना, जिसमें सभी राज्य दिखाए गए हैं, तो वो एक राजनीतिक मानचित्र ही है। और तीसरे तरह के मानचित्र होते हैं थीमैटिक मानचित्र। ये शब्द थीम से बना है, जिसका मतलब होता है कोई खास विषय। तो ये मानचित्र हमें किसी एक खास विषय पर जानकारी देते हैं, जैसे सड़कों का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, या फिर कहाँ-कहाँ जंगल और उद्योग हैं, ये दिखाने वाला मानचित्र। ये सभी थीमैटिक मानचित्र के उदाहरण हैं। देखिए, मानचित्र तो कई तरह के होते हैं, लेकिन किसी भी मानचित्र को पढ़ने और समझने के लिए 3 चीजें बहुत बहुत जरूरी होती हैं। इन्हें मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कहते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। तो ये पैमाना क्या होता है? आपकी किताब कहती है कि पैमाना स्थल पर यानी जमीन पर जो वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी है, उसके बीच का अनुपात होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो आसानी होगी। मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। अब इतनी बड़ी दूरी को हम कागज पर तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, मानचित्र पर इस 10 किलोमीटर की दूरी को मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की रेखा से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 5 किलोमीटर को दिखा रहा है। बस यही पैमाना है। अब पैमाने भी 2 तरह के होते हैं। जब हमें किसी बहुत बड़े क्षेत्रफल को, जैसे किसी महाद्वीप या देश को, एक छोटे से कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें किसी छोटी सी जगह, जैसे आपके गांव या शहर का नक्शा बनाना हो, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। अब जरा अपनी स्क्रीन पर दिए गए इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक गांव का मानचित्र है। यहाँ एक कुआं है और कुछ दूर पेड़ हैं। अगर आप स्केल से इन दोनों के बीच की दूरी को मापेंगे तो यह 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि असल में भी यह दूरी बस 5 सेंटीमीटर है। इस मानचित्र के पैमाने के हिसाब से इसका मतलब है कि जमीन पर यह दूरी 50 मीटर है।
तो पैमाने का यही काम होता है, बड़ी बड़ी दूरियों को छोटा करके कागज पर दिखाना। दूरी के बाद अब हम मानचित्र के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक पर आते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? जी हां, वो है दिशा। किसी भी जगह को सही सही जानने के लिए हमें दिशा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर आपको ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान मिलेगा जिस पर ओ लिखा होता है। ये तीर उत्तर दिशा को दिखाता है और इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब हमें एक बार उत्तर का पता चल जाता है तो बाकी दिशाएं जानना बहुत आसान हो जाता है। हम दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का भी पता आराम से लगा सकते हैं। इन चारों मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इन चार मुख्य दिशाओं के बीच में भी चार दिशाएं होती हैं। ये हैं उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। इन दिशाओं की मदद से हम किसी भी जगह की स्थिति को और भी ज्यादा सटीकता से बता सकते हैं। दिशाओं का पता लगाने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। इसे दिक्सूचक या अंग्रेजी में कंपास कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक चुंबकीय सुई होती है और ये सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। चलिए अब हम मानचित्र के तीसरे और आखिरी घटक की बात करते हैं, जो है प्रतीक। ये बहुत मजेदार है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतीक जो हैं वो मानचित्र की अपनी भाषा होते हैं, उसके अपने अक्षर होते हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या यह संभव है कि हम एक मानचित्र पर किसी बिल्डिंग, सड़क या पुल को उसके असली आकार और रूप में बना दें? नहीं, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए इन चीजों को दिखाने के लिए हम कुछ खास अक्षरों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करते हैं। इन्हीं को हम प्रतीक कहते हैं। आपकी किताब में इन प्रतीकों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रूढ़ प्रतीक। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि पूरी दुनिया में इन प्रतीकों का एक ही मतलब होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी दूसरे देश का नक्शा देख रहे हैं और आपको वहां की भाषा नहीं भी आती, तब भी आप इन प्रतीकों की मदद से उस नक्शे को आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीकों के अलावा मानचित्र में रंगों का भी बहुत महत्व होता है। हर रंग का एक खास मतलब होता है। जैसे आमतौर पर नीले रंग का इस्तेमाल पानी वाली जगहों के लिए होता है, जैसे जलाशय, नदियां। भूरा रंग पर्वतों को दिखाता है, पीला रंग पठारों के लिए होता है और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम इस अध्याय के अंतिम हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम दो नई चीजों के बारे में जानेंगे। एक है रेखाचित्र और दूसरा है खाका। ये दोनों मानचित्र जैसे लगते तो हैं, पर असल में ये मानचित्र होते नहीं हैं। तो चलिए समझते हैं कि इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं रेखाचित्र की। रेखाचित्र एक कच्चा आरेखण होता है जो हम अपनी याददाश्त के आधार पर बनाते हैं। इसमें पैमाने का कोई उपयोग नहीं होता। जैसे जब आप अपने दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए कच्चा सा नक्शा बनाते हैं ना, उसे ही रेखाचित्र कहते हैं। अब देखते हैं खाका क्या है। जब हम किसी छोटे से क्षेत्र का, जैसे कि एक कमरे का, बड़े पैमाने पर एक रेखाचित्र खींचते हैं जिसमें उसकी सही लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई हो, तो उसे खाका कहा जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने मानचित्र के बारे में बहुत सारी जरूरी बातें सीखी। हमने समझा कि मानचित्र क्या होता है और ये ग्लोब से अलग कैसे है। हमने इसके 3 प्रकारों को जाना, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। और सबसे जरूरी, हमने मानचित्र के 3 घटकों दूरी, दिशा और प्रतीक को विस्तार से समझा। और आखिर में हमने रेखाचित्र और खाका के बीच का फर्क भी जान लिया। इसी के साथ हमारी आज की ये एड्यूटेकिन कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब आपका काम यह है कि आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी मदद से अपने घर के आसपास का कोई नक्शा ढूंढिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।